फैक्ट्स, तो हम इसमें डील करने वाले हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन हमारा एग्रीमेंट कराता है और उसमें 3 चेक लेता है, उससे किस तरीके से, उस प्रॉब्लम से किस तरीके से कोप अप हूँ। और सेकेंड प्रॉब्लम नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज द फ्रेंचाइजी मॉडल, कि किसी भी कोचिंग का फ्रेंचाइजी मॉडल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीमेंट वाली। देख भाई, एक तो हमारा जो सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, एंड हम एज अ टीचर लेबर लॉ के अंडर में नहीं है। ठीक है, जब आप इसको थोड़ा सा रिसर्च करोगे, R&D करोगे, तो अनटिल अनलेस आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ना हो और अलग तरीके से उसका थोड़ा सेक्शन होता है, 99% हम अनऑर्गेनाइज्ड हैं और हम लेबर लॉ के अंडर में आते ही नहीं हैं। फिर भी अगर कोई कोचिंग आपसे डिमांड करता है कि या तो आप 10% पर मंथ अपना डिडक्ट कराइए और लास्ट के एंड में हम आपको आपका जो भी पैसा होगा उसको वापस कर देंगे, या फिर आप चेक जमा कीजिए और हम आपको 15-16 तारीख को पेमेंट दिया करेंगे। सो जस्ट बी एग्री ऑन द सेकेंड पॉइंट। अब उसके बाद क्या करिए, जो भी आपको कोचिंग को चेक देना है या उस सेक्टर को, क्योंकि मेरे वीडियो अभी 2-3 सेक्टर्स के लोग देख रहे होंगे, IT सेक्टर वाले ये काम नहीं करेंगे भाई प्लीज़, क्योंकि उनका सेक्टर ऑर्गेनाइज है, वह लेबर लॉ के अंडर में आते हैं। मैं स्पेशली टीचर की बात करता हूँ, और डॉक्टर्स भी यह काम कर सकते हैं कि आप जो भी उनको कोचिंग वाले को चेक दे रहे हैं, जस्ट बी ईमानदार बने रहिए। आप यह मान के चलिए कि आप जब भी उस कोचिंग को लीव आउट करेंगे, आप कम से कम 1 महीने का नोटिस पीरियड देंगे। लेकिन अगर कोई कोचिंग ऐसी कंडीशन रखता है कि आपको 3 महीने पहले नोटिस पीरियड देना होगा और फलाना ढिकाना धमाका इस टाइप की चीज़ें, तो दैट मीन्स की कोचिंग इज डूइंग अनएथिकल थिंग्स नाउ व्हाट यू विल डू, यू जस्ट गिव हिम चेक, नो वरी। आप उस चेक का चेक नंबर याद रखिए या उसका फोटो खींच के एक जगह रख लीजिए और कॉल सेंटर पे कॉल कीजिए और बोलिए कि मेरा यह फलाना ढकाना चेक खो गया है और आप इसको कैंसिल कर दीजिए। दूसरा, आप जो सिग्नेचर कर रहे हैं, क्योंकि आपका रियल अकाउंट में क्या सिग्नेचर है, यह सिर्फ एंड सिर्फ आप जानते हो, आपके अलावा यह बात कोई और नहीं जानता। तो आप ऐसे कंडीशन में जो भी सिग्नेचर कीजिए वो सिग्नेचर फर्जी कर दीजिए। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कोई कोचिंग वाला मेरा एनिमी बन जाए भाई। अगर आप 1 महीने तक का नोटिस पीरियड रखते हैं तो दैट इज ओके कि कोई टीचर 1 महीने का नोटिस पीरियड आपको देगा और अपना सर्च करके चला जाएगा। लेकिन अगर आप 3 महीने का नोटिस पीरियड दे रहे हैं तो इसका मतलब कि आप ये मान के चल रहे हैं कि आपको टीचर को भगाना ही नहीं है, और जब भी टीचर का कोई गलती आएगा आप बिना किसी नोटिस पीरियड दिए टीचर को आप निकाल सकते हैं, लेकिन टीचर आपके यहाँ से विदाउट नोटिस पीरियड नहीं निकल सकता। तो फिर नोटिस पीरियड 1 महीने का हो। अगर 1 महीने का नोटिस पीरियड नहीं है तो अगेन आप यही काम कर सकते हैं। सेकंड चीज, मान लीजिए आप मजबूरीवश कहीं पे 50,000 पे आपने हायरिंग कर दी, वहाँ पे आप 50,000 पे चले गए। अब आपको पता चलता है 3-4 महीने बाद ही आपको 18 लाख का ऑफर हो गया, 12 लाख का ऑफर हो गया, 50 से 60,000 का ऑफर हुआ, डिनाई, 70,000 का ऑफर हुआ, डिनाई, 80,000 का। अब रुक जाओ, उसका रीजन क्या है? क्योंकि इस साल अगर आपको 80,000 रुपये मिल रहा है, दैट मीन्स कि अगेन 6 मंथ में अगर आप ट्रांसफर करोगे तो कम से कम 90,000 मिलेगा। तो यह आपका ओवरऑल साल का अगर आप देखोगे तो 4 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट, एंड लाइफ टाइम अगर आप देखोगे तो 3 से 4 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप लाइफ टाइम कैलकुलेट कर पाओगे, 80,000 इस समय है तो 90,000 के, यही 90,000 पहुंचने में प्रीवियस जॉब से कितना डिस्टेंस हमें ट्रेवल करना पड़ेगा, टाइम डिस्टेंस, तो उस चीज़ को आप प्रॉपर कैलकुलेट कीजिए और उस कंडीशन में फिर अपना सैलरी लीजिए और निकल लीजिए, क्योंकि सेक्टर इज अनऑर्गेनाइज। अब सेकंड पार्ट पे मैं आता हूँ कि फ्रेंचाइजी का क्या हिसाब किताब होता है, जो भी अपना कोचिंग ओपन करना चाहते हैं। देख भाई, फ्रेंचाइजी कोई क्यों देता है? जस्ट सपोज पीके ग्रुप भी 3 साल में फ्रेंचाइजी देगा। हाँ, हो सकता है सुनने वाले को मजाक लगे, तो मजाक लगने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट वी आर गोइंग टू गिव फ्रेंचाइजी इन 3 ईयर। हम इतना हार्डवर्क कर रहे हैं SIP पे। तो मान लीजिए अगर पीके ग्रुप को ही फ्रेंचाइजी देना है, आप पीके ग्रुप की जगह पे आप जिसका भी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं उसका नाम रख लीजिए। फ्रेंचाइजी क्यों दिया जाता है? मेरे दिमाग में यह होगा कि मान लीजिए मुझे नागपुर सेंटर पे अपने आप को डेवलप करना है, तो नागपुर पे सेंटर पे डेवलप करने के लिए मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है वो 3 से 3.5 करोड़ रुपए चाहिए। उसके अलावा वहाँ पे IIT होम, IIB और ICAT, आकाश जैसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनसे मुझे कंपटीशन करना पड़ेगा, एलन जैसे लोगों से कंपटीशन करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि मैं सक्सेस हो जाऊँ, हो सकता है कि मैं सक्सेस ना हो। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक फ्रेंचाइजी की लालच निकालूंगा। इस फ्रेंचाइजी के लालच से क्या होगा, मुझे ये 3 करोड़ रुपये खर्चा नहीं करना पड़ेगा, इसके बदले मुझे कम से कम 10 लाख रुपए वापस मिल जाएगा। सक्सेस हुआ तो मेरा, क्योंकि अगर सक्सेस हुआ 100 बच्चे होंगे तो भी मुझे मिलेंगे, 50 बच्चे होंगे तो भी मिलेंगे, 10 बच्चे होंगे तो भी मुझे एक परसेंटेज फिक्स अमाउंट मिलेगा। मतलब रिस्क फ्रेंचाइजी लेने वाले का,
सक्सेस मेरा, ठीक है। अब जब वहाँ पे 1000 बच्चे हो जाएंगे या फिर 500 प्लस बच्चे हो जाएंगे, तो मैं टर्म्स एंड कंडीशन को कुछ इस तरीके से वकील से बनवाऊंगा, अब सामने वाला उस चीज़ को पकड़ ना पाए, कैचअप ना कर पाए, कि मैं उसकी फ्रेंचाइजी फीस उसको वापस करके कुछ उसको प्रॉफिट दे करके अब उसको कारपोरेट में कन्वर्ट कर लूँगा। इससे मुझे फायदा क्या हुआ, मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, मैंने कोई भी रिस्क नहीं लिया, मेरा एक सिस्टम मुझे पैसा देते हुए नागपुर में डेवलप हो गया। दैट इज द मेन मॉडल ऑफ द फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी इज always converted into the corporate once it start giving profit in continuous 3 year। अगर वो 3 साल से लगातार प्रॉफिट देना शुरू कर देता है, 3 4 साल 5 साल तक, तो जो फ्रेंचाइजी है उसको कोई भी कंपनी कारपोरेट में कन्वर्ट कर ही देती है। और इसमें उनको फायदा यही होता है कि उनको अगर लॉस में भी सिस्टम जा रहा होता है तो भी उनको प्रॉफिट मिल रहा होता है। हम आप क्या कर सकते हैं जिनकी अपनी इतनी बड़ी ब्रांड इमेज नहीं बनी है, तो देखिए अगर आप मेरी एज में हैं, 26-27 साल की एज में हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए फ्रेंचाइजी लेना एक बेवकूफ़ी भरा कदम होगा। वाई? बिकॉज यह जो पेमेंट है वो जनरेशन वाइज तक नहीं चलने वाला। फ्रेंचाइजी एक तरीके का जॉब होता है जो कि पैसे दे कर लिया जाता है। आप समझिए, मान लीजिए मैंने किसी भी XYZ कोचिंग का फ्रेंचाइजी आज के रेट में ले लिया हो, और यह जो XYZ कोचिंग है या फिर कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी मैंने उसका अगर फ्रेंचाइजी लिया है, तो इसको मैं अपने बेटे को कभी भी ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा। जॉब में भी तो यही करता हूँ मैं। अगर 40 लाख रुपए पे XYZ कोचिंग में या किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो यह इस 40 लाख रुपए तक पहुँचने के लिए मेरे बेटे को भी मेरे इतना या मेरे से ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है एज पर क्राउड। तो फ्रेंचाइजी लेना और जॉब करना एक तरीके से आपकी एक ही चीज़ हुई, ये कोई अलग अलग नहीं कि आप अगर फ्रेंचाइजी ले लिए तो आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब ही कर रहे हैं, किसी और तरीके से जॉब कर रहे हैं। आपको फील नहीं आ रहा है कि आप जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उसको आप नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब उसी को सेकंड सिनेरियो में लेके चलें। अगर आप 26-27 साल की एज में हैं, तो धीरे धीरे पैसा जुटाते रहिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। देखिए मेरे ऊपर कई लोगों ने हंसा, बट मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा हूँ। मेरा पहले साल में 3 SIP था, फिर मेरी 10-12 SIPs हुई, उसके बाद मेरी 50 SIPs हुई, 50 से 10 घटा, फिर आज के रेट में मेरी सिर्फ 40 SIP बढ़ी। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लगातार मिलते जा रहे हैं। बट इसमें जो सबसे बड़ा प्लस ये हो रहा है कि मुझे कारपोरेट और फ्रेंचाइजी चलाने का लगातार एक्सपीरियंस होता जा रहा है। 2 से 3 साल बाद जाते जाते मैं पीके ग्रुप को 3rd टायर में डेवलप कर पाऊंगा एज अ कोचिंग। और यह मेरा जनरेशन वाइज होगा। जनरेशन वाइज इन द सेंस कि अगर मैं आज के रेट में भी एक्सपायर करता हूं, तो यह बिजनेस मेरे बेटे को ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं कि कोई आकर इसको ओवरकम कर लेगा। और अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ, एक बहुत बड़ी कोचिंग है जिसका नाम एलन के टक्कर में आता है, उसने अपनी सारी फ्रेंचाइजीज खत्म करके उसको कारपोरेट कन्वर्जन कर दिया था। समझिए, जिन्होंने अपना 10 साल 15 साल 20 साल उस कोचिंग इंडस्ट्री को दिया, उसको 5-8 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए देकर उसको कन्वर्ट कर दिया कारपोरेट में। अब से प्रॉफिट ले रहा है। अब तो मैंने सुना है कि वह दोबारा से फ्रेंचाइजी बांटने के लिए आ रहे हैं ड्यू टू द क्राइसिस इन देयर सिस्टम। तो दैट इज द ओवरऑल अबाउट द फ्रेंचाइजी। अब अगर मेरी एज 40-45 साल है, तब मैं क्या करूं? तब बिल्कुल आप फ्रेंचाइजी लीजिए, लेकिन फ्रेंचाइजी लेने के बाद जैसे आपके पास 400-500 बच्चे आ जाएं, इसमें मैं एक पर्सन का नाम लेना चाहूँगा। BD त्रिपाठी सर आकाश वाराणसी के हैं। मैंने उनको देखा हुआ है, उनका जो सिस्टम है वह आकाश से बहुत कम मिलता जुलता है। उन्होंने एक चीज़ पे एक्सपर्टीज हासिल की है, वह है रिजल्ट निकालने पर। अगर वो आज के डेट में आकाश को छोड़ भी देते हैं और अपना खुद का ब्रांड क्रिएट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसका रीज़न यह है कि उनके पास रिजल्ट बहुत तगड़े होते हैं। उनके ऑर्गेनाइजेशन या कोचिंग में एक चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी, जो अक्सर एलन के अंदर ही देखने के लिए मिलता है और आकाश में कम देखने के लिए मिलता है बाकी जगह पे, अगर उनके सिस्टम को लगता है कि ये रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बच्चा है, तो उसके लिए तो भाई जान हाजिर है। और उसका सिस्टम इस तरीके से रेगुलेट कर देते हैं कि अगर वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में रखे 620-630 नंबर लाएगा, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन में रखे वो आराम से 650-660 नंबर पे जाता है। और अगर कोई रिजल्ट देने वाला बच्चा नहीं है, तो फिर मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। तो आप उस टाइप से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं कि 400-500 बच्चे आपके पास हो जाए, एक बार आप रिजल्ट प्रोड्यूसिंग पर्सन बन जाए, उसके बाद आप उस नाम के आगे कुछ प्लस माइनस लगा दीजिए। मान लीजिए XYZ कोचिंग का नाम था जिसका आपने फ्रेंचाइजी लिया, तो X को बड़ा या छोटा कर दीजिए, या XYZ वर्धा
XYZ अपना सेंटर का नाम और अपने चेहरे को लगातार प्रमोट कीजिए। तो उससे क्या है कि शुरुआत में आपके पास प्लस या माइनस होंगे, नो डाउट फॉर दैट, बट लॉन्ग टर्म में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है कि आपने सेम फ्रेंचाइजी के नाम पे बच्चे जो जुटा लिए, बाद में उस फ्रेंचाइजी को कैंसिल करके अपने नाम से चलाना शुरू कर दिया। थैंक यू, थैंक्स लॉट।